अयोध्या में 5 सालों में विकास तो कुछ हुआ नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास हुआ है किया। और उसी तर्ज पर फिर से अगर सरकार बनती है तो दोबारा भी इसी तरह से दलित बस्तियों का और सभी पिछड़ी बस्तियों का, जहां पे ये सारी सुविधाएं मुहैया नहीं है, सारी सुविधाओं को फिर से वापस कराया जाए। नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त मैं अयोध्या में 27 फरवरी को चुनाव होने वाला है। सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। फैज़ाबाद की 5 सीटों में से सबसे हॉट सीट अयोध्या की है, जिस पर हर कोई बात कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अयोध्या से बसपा के प्रत्याशी रवि प्रकाश मौर्य जी हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या चला है पूरे 5 साल में। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद। सबसे पहले आपके मुक नायक के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल है मेरा, अयोध्या में 5 साल में क्या विकास हुआ है? अयोध्या में 5 सालों में विकास तो कुछ हुआ नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विकास हुआ है, उनके विधायकों का विकास हुआ है। ज़मीन का भी इतना बड़ा घोटाला अयोध्या में हुआ था, तो इनके मेयर साहब का भी विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अयोध्या का कोई विकास नहीं दिखता। यहाँ पे तो तमाम लोगों का नुकसान ही हुआ है। लोगों की ज़मीनें अधिग्रहण कर ली गई कौड़ियों के दाम में, लोगों को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया, लोगों की ज़मीन बिना चकबंदी के, बिना सही मूल्यांकन के अधिग्रहण कर ली गई। बहुत सारे नुकसान हुए, विकास तो हमें कहीं कुछ दिखा नहीं अभी तक अयोध्या विधानसभा में। 2 पार्टियों का जिक्र हो रहा है पूरे इलेक्शन में, भाजपा और सपा एक दूसरे के अपोजिट में दिखाए जा रहे हैं। बसपा अपने आप को कहाँ देख रही है 403 सीटों में? 403 सीटों में हम लोग बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने एक कैडर बेस पार्टी है। हमारा कैडर और मिशन लगातार 5 सालों तक चलता रहता है। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, लोगों को पार्टियों की नीतियों रीतियों से जोड़ते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ रीतियाँ हैं वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हैं। इसमें हम सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस बार सारे लोग हमारे साथ हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। योगी जी आए हैं अयोध्या में, उनका कहना है कि अगर भाजपा अयोध्या से हार जाती है तो ये हिंदुओं की हार होगी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ हिंदू सारे प्रत्याशी हिंदू हैं, तो हिंदुओं की हार कैसी हुई? क्या हम लोग हिंदू समाज के नहीं हैं? हम तो मौर्य हैं। और समाजवादी पार्टी से पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से वेद गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी रीता जी चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या हम लोग जो है भारत देश के निवासी नहीं हैं? हम लोग कहीं विदेश से आए हैं? तो ऐसा माना जाए, योगी जी के अनुसार क्या माना जाए कि जो भाजपा है वो सिर्फ हिंदुओं की है? भाजपा जो है योगी जी के अनुसार जो वेद गुप्ता जी हैं, केवल अयोध्या विधानसभा में वही एक हिंदू हैं, बाकी सारे लोग यहाँ मुसलमान हैं। आपके हिसाब से रेस्ट ऑफ जितने भी हैं सब जो भाजपा को वोट नहीं करे सबको आप मुस्लिम कंसीडर करते रहे हैं? हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, वो लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अयोध्या नहीं जीतेगी भाजपा तो हिंदू सारे लोग जो है देश छोड़ के चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। भारत में तमाम 2 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी भारत में लोग रहते थे। आज जो है 300 के पार सांसद उनके हैं, तब भी भारत में लोग रह रहे हैं। बसपा जीतती है तो कितना बदलाव आएगा? बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो सबसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों की, विकास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा। तो इन चारों चीज़ों पर माननीय बहन जी बहुत तेज़ी से काम करती हैं। 2007 से 12 तक आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का उन्होंने नक्शा बदल दिया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। बहन जी ने एक्सप्रेस वे भी बनाए, बहन जी ने हॉस्पिटल भी बनाए, बहन जी ने विद्यालय भी बनाए, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए माननीय बहन जी ने, और भी तमाम विकास के काम किए। रोजगार देने का भी लगभग 24 लाख नौकरियाँ माननीय बहन जी ने 5 साल के अंदर दी। बैकलॉग भर्तियाँ भरने का काम किया माननीय बहन जी, जो कोई सरकार भारत के अंदर नहीं करती है कि बैकलॉग की भर्ती को भरे। इस बार अगर आती है बहन जी की सरकार तो बैकलॉग की भर्तियां भरी जाएंगी? बिल्कुल भरी जाएंगी। माननीय बहन जी की तो प्राथमिकता होती है कि सरकार बनते ही सबसे पहले बैकलॉग की भर्तियां भरी जाएं। जो लोग आरक्षण से छूटे हैं उनको भी रोजगार दिया जाए। और रोजगार अभी केंद्र सरकार अगर चाहे आज तो 2500 लाख लोगों को एक बार में नौकरी मिल सकती है, चूँकि केंद्र सरकार में कभी बसपा बनी नहीं और आज़ादी के बाद से जब से आरक्षण लागू है तब से आज तक की सारी बैकलॉग भर्तियाँ खाली हैं केंद्र सरकार के पास। तो इस बार मतलब ऐसा अगर सरकार बनती तो ये हो पाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कितना उत्थान आएगा? देखा जा रहा है कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी दलित बच्चे बहुत पीछे रह गए हैं। मैडम, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी के बारे में किसी को हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी की जब सरकार थी तो सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना के नाम से एक गरीब बालिकाओं के लिए एक योजना चलती थी, जिसमें 10वीं पास करने पर 10,000, 12वीं पास करने के बाद 15,000 और एक साइकिल दिया जाता था। और सबसे बड़ी चीज़ थी शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी ने जो बजट बनाया था वो काफ़ी अधिक बनाया था।
किसी का भी स्कॉलरशिप हो, चाहे प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, सभी लोगों का समय से जो है स्कॉलरशिप मिल जाती थी। शिक्षा की फीस प्रतिपूर्ति भी लोगों को समय से वापस हो जाती थी, जिससे लोग अपनी किताबें खरीद पाते थे, अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ट्यूशन ले पाते थे। बहुत सारी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में माननीय बहन जी सर्वप्रथम सबसे प्राथमिकता पे काम करती हैं माननीय बहन जी। इस बार भी उस पर काम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बनती है, सबसे पहले लोगों को शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। दलित बस्तियों का हाल बहुत बुरा है, बहुत गंदी है, क्या कहेंगे इस पे कि मतलब जो सबकी सारे शहर की सफाई करे, उनकी खुद की जगह की बहुत हालत ख़राब है। माननीय बहन जी की जब सरकार थी तो माननीय बहन जी ने सभी दलित बस्तियों को, जहाँ भी दलित बाहुल बस्तियाँ थी वहाँ सभी बस्तियों को डॉक्टर अंबेडकर ग्राम के नाम से एक योजना चलाई थी। उस योजना में उस बस्ती के सभी घरों को, चाहे वो 4 फीट की रास्ते हों, चाहे 3 फीट के रास्ते हों, चाहे 8 फीट के रास्ते हों, सभी को पक्का करने का काम किया, पक्की नाली का निर्माण करने का काम किया और वहाँ पे सोलर लाइट लगाने का सबसे पहले काम किसी ने शुरू किया तो माननीय बहन जी ने शुरू किया। और उसी तर्ज पर फिर से अगर सरकार बनती है तो दोबारा भी इसी तरह से दलित बस्तियों का और सभी पिछड़ी बस्तियों का, जहाँ पे सारी सुविधाएं मुहैया नहीं है, सारी सुविधाओं को फिर से वापस कराया जाएगा। तो पिछले 10 सालों पे क्या फिर दलितों को वही पोजीशन में भेज देगा जहाँ वो पहले थे? सफाई नहीं, कुछ नहीं, नालियाँ भरी पड़ी हैं पूरे गंदगी से, ऊपर वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है। किसी भी चीज़ का जब निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद अगर उसकी सही देख रेख नहीं होगी, उस पर सही काम नहीं होगा तो सारी चीज़ें फिर से खराब धीरे धीरे होने लगती हैं। 10 साल हो गया माननीय बहन जी की सरकार नहीं है और ये जो सरकारें बन रही हैं पूरी तरह से दलित पिछड़ा विरोधी सरकारें हैं और इन्होंने उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना रिपेयर पे ध्यान दिया, ना उन बस्तियों में दोबारा झांकने गए, इसलिए इस तरह की स्थिति है। माननीय बहन जी की सरकार बनते ही फिर से वो सारी व्यवस्थाएं लागू होंगी जो दलितों की बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में, कमज़ोर वर्ग के लोगों की बस्तियों में थी, सारी सुविधाएं फिर से बहाल होंगी और सारी चीज़ें आपको फिर से साफ़ सफाई, सोलर लाइट, सारी व्यवस्थाएँ आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, आपने फिर से साफ़ सफाई की बात की। सफाई कर्मचारियों की बड़ी समस्या, उनका कहना है कि वो संविदा पे पहले थे, अब तो वो भी नहीं है, नौकरी की बहुत दिक्कत है, कभी भी सुपरवाइज़र निकाल सकता। मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो बात करने में डर रहे थे, कुछ भी 19-20 होगा तो उनकी नौकरी जा सकती है। नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा लोग मतलब खतरा महसूस कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे उसको लेकर, उनकी सैलरी भी बहुत कम है। इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे माननीय बहन जी की सरकार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जो भारत में पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। 1 लाख से अधिक लोगों को एक मुश्त नौकरी दी गई सफाई कर्मचारी विभाग में, जो नियमित नौकरी दी गई, सरकारी नौकरी दी गई। आज वो सारे परिवार खुश हैं कि हम सफाई कर्मचारी ज़रूर हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, अच्छा मकान बना लिए, सारी व्यवस्थाएं उनकी हो गई। तो माननीय बहन जी की सरकार बनती ही ये जो निजीकरण वाली नौकरियां हैं, ठेकेदारों की कठपुतली जो कर्मचारियों को बना के रखा गया है, इसको ख़त्म करने का काम होगा और सभी सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति होगी नगर निगम के अंदर सारी नियमित होंगी और सरकारी नौकरियाँ दी जाएंगी इनको। चलिए, पिछले 10 साल में भले ही बसपा सत्ता में नहीं रही है लेकिन विपक्ष में ज़रूर रही है, तो क्यों आप लोगों ने उस पर काम नहीं किया है कि आज सफाई कर्मचारी इतने परेशान हो गए हैं? देखिए, जो सत्ता में होता है नौकरियों बांटने का काम उसी का होता है और जनता ने सत्ता में उनको बहुमत में बैठाया था। अगर वो बहुमत में नहीं होते तो शायद ऐसा करने की सोच भी नहीं पाते और बहुमत की सरकारें जो फैसला लेती हैं उसको करती हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कैडर बेस हमारी पार्टी, हमने आपको बताया है, हम लोगों ने सबको तैयार कर लिया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बिना सरकार बनाए हम उनका भला नहीं कर सकते, ये उनको अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार हम लोग उनका काम करेंगे। तो क्या परमानेंट करेंगे या संविदा पे रखा जाएगा दोबारा से? हमारे यहाँ हमारी सरकार में संविदा की कोई जगह नहीं होती है। हमारे यहाँ माननीय बहन जी जो भी वैकेंसी निकालती हैं उसको फ्रेश करती हैं और नियमित नौकरियाँ देती हैं। और माननीय बहन जी ने इस बार घोषणा भी की है कि हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर ही रोजगार देंगे और जो सरकारी नौकरियों से छूट जाएगा उसके लिए यहाँ पे इतनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश से बाहर जाके लोगों को नौकरी ना करनी पड़े। क्योंकि इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तमाम लोग रास्ते में दम तोड़ दिए हैं, तमाम लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है, आत्महत्या कर लिया बहुत सारे लोगों ने। ये सारी समस्याओं की निजात हो और उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरह से माननीय बहन जी ने पिछली सरकारों में तमाम पार्क बनाए, तमाम विकास किया, तमाम नौकरियां बांटी, इस बार फैक्ट्रियां बांटेंगी। फैक्ट्रियां बांटेंगे इस बार। चलिए, अयोध्या से प्रत्याशी हैं आप, सवाल है कि राम मंदिर बन गया है, इससे दलितों को क्या फ़ायदा, मतलब उनकी लाइफ में कितना चेंज आने वाला है? राम मंदिर के निर्माण से दलितों का तो कोई भला नहीं होने वाला है, जो जहाँ पे था वहीं पे है। क्योंकि मंदिर में ना उनको नौकरी मिलने वाली है, ना मंदिर में वो फूल बेचने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा व्यापारियों का होगा लेकिन उससे ज़्यादा उनका उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा नुकसान भी व्यापारियों का हो रहा है। क्योंकि अयोध्या से लेकर शहादतगंज तक रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है
और वो भी इतना चौड़ीकरण किया जाएगा ऐसा कि सारे व्यापारी वहाँ से समाप्त हो जाएंगे और उनको दूसरी जगह कहीं अलग से मार्केट बनाकर भी देने का कोई प्रोग्राम सरकार का नहीं है। ये जैसे काशी में हुआ वैसा ही काम होने वाला है यहाँ भी। बिल्कुल। जो छोटी छोटी दुकानें थी उनको हटा दिया गया था, जो छोटे छोटे व्यापारी थे फूल बेच रहे थे, ये तो वैसा ही कुछ आप कह रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार व्यापारियों की सरकार, छोटे व्यापारी मझोले व्यापारियों को ख़त्म करने की सरकार है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ पे इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनको लाभ देने के लिए उनके बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, उनकी बड़ी बड़े व्यापार की व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ के जो छोटे मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, उनको समाप्त करने का काम किया जाएगा इस सरकार में। अयोध्या का नाम जब भी आता है हमेशा हिंदू मुस्लिम विवाद एक फोकस में रहता है। अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, मस्जिद के लिए ज़मीन दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सब कुछ हो चुका। उसके बाद पहला इलेक्शन है, पहला विधानसभा चुनाव है 2020 को, 5 अगस्त को शिलान्यास भी हो चुका। क्या इस चुनाव के बाद ये विवाद ख़त्म हो जाएगा? देखिए, विवाद जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसी दिन ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं नहीं जा सकते थे। अगर कहीं जगह होती तो विवाद शायद ख़त्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सब लोगों ने मान लिया। अब मंदिर का कोई विवाद यहाँ पे नहीं है, ना कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद है। उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ास करके मैं अयोध्या के लोग गंगा जमुनी तहजीब पे रहने वाले लोग हैं। सारे लोग शांति से हमेशा रहे हैं, हमेशा आगे भी शांति से रहेंगे। यह मसला अयोध्या में कम और बाहर ज़्यादा फैलता है, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार मीडिया के द्वारा, मीडिया तंत्र के द्वारा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम क्या तमाम चीज़ें, उन लोगों के शब्द को हम प्रयोग भी नहीं कर सकते, जैसी भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं, उनके प्रवक्ता लोग करते हैं। चूँकि अयोध्या में ऐसा कुछ है नहीं, चूँकि मैं अयोध्या का मूल निवासी हूँ और बचपन से लेकर 32 साल की हमारी उम्र हो गई है, हम लगातार लोगों के बीच में रहे हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई मामला है। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में कहीं दलितों की अनदेखी हुई है? आप अयोध्या के प्रत्याशी हैं और बीएसपी से हैं। देखिए, यहाँ दलितों की, पिछड़ों, अति पिछड़ों की बहुत सारी अनदेखियाँ हुई हैं। अभी आप जानिए कि अयोध्या विधानसभा में एक क्षेत्र है माझा बरहेटा का। माझा बरहेटा का क्षेत्र है जहाँ पे अति पिछड़ों की और दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर ज़मीनें सरकार अधिग्रहण कर ली है, उन पे लाल मार्क लगा दिया है कि ये ज़मीन सरकार अधिग्रहण करेगी नहीं करेगी ये नहीं पता, लेकिन करेगी। उस ज़मीन का जो है आज तक हमारे यहाँ चकबंदी की प्रक्रिया होती है। चकबंदी जब होती है तो उसमें रास्ते काटे जाते हैं, बहुत सारी होती है, उसकी मालियत बढ़ती है ज़मीन की चकबंदी होने पर। आज तक उस क्षेत्र की चकबंदी भी नहीं कराई गई। बहुत सारी नुकसान है। ये जो है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में केवल भाजपा रहती है कि हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे, हमें जनता का काम करना कोई मतलब नहीं है। EWS आरक्षण के बारे में क्या कहेंगे आप यंग है, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। देखिए, EWS जो आरक्षण है वो हम नहीं मानते कि खराब है, लेकिन जो हमारा आरक्षण है उसका भी नुकसान जो इस सरकार में हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती सबसे बड़ा घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाला हुआ, इसको हम आरक्षण घोटाला बोलेंगे कि आरक्षण घोटाला जो हुआ ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपके हिसाब से EWS सही है? EWS सही है, लेकिन वो तब तक सही है जब तक हमारे आरक्षण से कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। स्वर्णों द्वारा तो आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही जा रही, 75 साल हो गए, बोल अब ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, कल ख़त्म कर दें आरक्षण। हम लोगों को आरक्षण की बहुत आवश्यकता भी नहीं जान पड़ती है, लेकिन आरक्षण ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ की जो जल जंगल ज़मीन है उसको भी बराबर भाग में बांट देना चाहिए और हम लोगों को जातियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए। यहाँ से बहुत लोगों के पास 10 बिस्वा ज़मीन है, बहुत लोगों के पास 100 बीघे ज़मीन है। ये जो अंतराल है यहाँ का, इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम चाहते हैं कि आरक्षण कल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन सभी चीज़ें जल जंगल और ज़मीन बराबर से बांट दें। शिक्षा सब में इक्वली आ जाएगी अगर ये खत्म हो जाता है तो। अगर सबसे बड़ा मुद्दा है बाबा साहब के अनुसार, शिक्षित आज जो शख्स है वही आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, शिक्षा से ही, शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। आज शिक्षा ही है जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और शिक्षा को ये भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार 2 सालों से ख़त्म करने का काम कर रही है। आखिरी सवाल, बसपा बहुत शांत, एकदम शांत नज़र आ रही है। हमेशा जब भी बात हो रही है भाजपा बनाम सपा की हो रही है। 10 तारीख को क्या हो सकता है? इस चुप्पी का क्या मतलब समझा रहे हैं? कि तूफान आने से पहले बहुत सन्नाटा छाता है और 10 तारीख को तूफान आने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको देखने को मिलेगा, बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा उत्तर प्रदेश में, और जो रिजल्ट आएगा लोग, बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हजम भी नहीं कर पाएंगे उस रिजल्ट को, जो 10 तारीख को आने वाला है। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है 10 तारीख को। बसपा किस पोजीशन पे रहेगी? हम निश्चित सरकार बनाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनने जा रही हैं।
तो ये थे हमारे साथ रवि प्रकाश मौर्य, जिनका कहना था कि 10 तारीख को आश्चर्यजनक रिजल्ट आने वाले हैं।